तो हम लोग देख रहे थे डेटा साइंस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हेल्थ केयर में जैसे बाकी किसी का माइक अगर ऑन है तो वो प्लीज ऑफ कर ले। तो हम लोग देख रहे थे हेल्थ केयर में क्या यूज है डेटा साइंस का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले ये जो अगर आपको ये रेटिना कैंसर है, जो आपकी आंख का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो पता लगते लगते बहुत टाइम लग जाता था। अभी हमारे पास क्या है कि मेडिकल आपकी बस आंखों की इमेज लेंगे। गूगल ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि आपकी आंखों की इमेज लेगा, तो बस आपकी आंखों की इमेज देख के वो बता देगा कि रेटिना कैंसर है कि नहीं। आपके चेस्ट का स्कैन होगा, वो स्कैन देख के आपको बता देगा कि आपको लंग ये ब्रेस्ट कैंसर है, होने वाला है या किस स्टेज में है। ठीक है ना। जैसे आपको मैं फोटो दिखाऊं 50 लोगों की, उसमें से 10 लोग आपके जानने वाले हैं, तो आप उन 10 लोगों को पहचान लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप जिन लोगों को जानते हैं उनको पहचान लेंगे, वैसे ही सेम चीज कंप्यूटर विजन के थ्रू हम एक कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं कि भाई ये वाला अगर हमने हड्डी को स्कैन किया और यहाँ पे एक क्रैक है। जैसे डॉक्टर लोग कैसे सीखते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स फोटोज बने होते हैं, उनसे सीखते हैं। फिर वो कोई किसी का ऑपरेशन करते हैं, उसका एक्सरे देखते हैं, उसको सीखते हैं कि भाई अच्छा ये क्रैक है, यहाँ पे हेलन फ्रैक्चर है, ये हड्डी ऐसी होनी चाहिए बट ऐसी है तो मुड़ी हुई है। तो वो भी तो अपनी आंख से देख के और एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सेम चीज हमने कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं कि भाई देखो ये जो हड्डी का इमेज है, ये हड्डी सही है, और अगर हड्डी की इमेज ऐसी है तो ये टूटी हुई है या मुड़ी हुई है। तो वो सेम चीज हम एक पिक्सल टू पिक्सल लेवल पे कंप्यूटर करके हमें बता सकता है कि भैया जो आपका ये स्कैन आया है, एमआरआई आया है या चेस्ट का स्कैन आया है, आंखों की इमेज आई है, इसमें ये दिक्कत है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी अ कैंसर लेटर ऑन इन लाइफ, राइट। तो वो सब हम कर सकते हैं ये यूज करके डेटा साइंस क्योंकि वो डेटा गैदर करके, अब डेटा एक इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है ना, ये एक वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हर जगह डेटा साइंस के यूजेस हैं। ड्रग डिस्कवरी हो गया, जैसे में डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स मिक्स करके कौन सा क्या नया बन सकता है, या फिर इस पर्टिकुलर केस में कि भाई जैसे अगर सपोज करो आप या हम सब लोगों की एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास डिजिटल हिस्ट्री होती कि बचपन से लेके आज तक हमें कौन कौन सी बीमारी हुई, हम कब कब डॉक्टर के पास गए, उसने हमें कौन कौन सी दवाइयां दी, कब हमारी एक दवाई में ठीक होगी, कब हमें 5 बार जाना पड़ा। तो हमें एक रिकॉर्ड मिल जाता कि भाई पिछले 25 साल में इसको मैक्सिमम 15 बार खांसी हुई है, लेकिन खांसी हमेशा नवंबर के अक्टूबर नवंबर के टाइम में हुई जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है। तो मतलब कि वेदर चेंज का असर पड़ता है, और हमने ये दवाई 4 टाइप की दवाइयां दी बट ये 2 टाइप की दवाइयां हमेशा काम करती हैं। तो उससे हमें बड़ा इजी हो जाएगा हमारा एनालिसिस करना किसी भी इंसान का। ठीक है, तो ये सब भी डेटा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, डेटा साइंस की वजह से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कि पूरे बंदे का डेटा रिकॉर्डेड है कंप्यूटर में, लाइफ टाइम का, कौन सी दवाई खाई, क्या क्या एलर्जीज हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट हमारी बायोलॉजी है। ठीक है, और हो गया वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो नॉट जस्ट इन हेल्थ केयर बट बैंक में भी, बैंक में आप जाओ, बॉब मित्रा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, एच डी एफ सी ईवा हो गया, मतलब अमेजोन पे भी जाओ, साइड में बोलता है हाँ हाय आई हाउ कैन आई हेल्प यू। मतलब एक कंप्यूटराइज चैट बॉक्स खुलेगा जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज को आंसर करेगा। जैसे फोन करते हो तो बैंक में बोले अगर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए तो एक दबाएं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए 2 दबाएं। फिर आप 2 दबाते हो तो फिर बोलते हो अच्छा अपना ये लास्ट पिन के 2 नंबर एंटर करिए, ब्लॉक कराने के लिए 1 दबाएं। मतलब बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आंसर कर देंगे आपकी। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट्स। फिर ट्रांसपोर्ट में तो भाई अब मुझे ये बताओ किसने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में नहीं सुना है। ओके, आई होप सबने सुना होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार अब कॉमन हो चुकी है, टेस्ला इंडिया में भी आ रहा है, गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार पहले भी आ चुकी। मतलब कार में बैठो और सो जाओ, कार तुम्हें अपनी मंजिल पे पहुंचा देगी, उसे कोई ड्राइवर कोई इंसान नहीं चलाएगा। ठीक है, अब देखो आपने बाइक चलानी आती होगी, साइकिल चलानी तो आती होगी, तो आप जैसे साइकिल चलाते हो, जैसे आप सीखते हो कि भाई अभी स्टॉप का साइन है, सामने कोई आदमी है तो ब्रेक मार दो, पीछे देखो फिर राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, कितनी स्पीड में चलाना है, कि कब ब्रेक मारना है, ये सब आप एक्सपीरियंस पे सीखते हो। अब यही सारी चीजें कैमरा लगा के, सेंसर्स लगा के कार में कंप्यूटर को डाला और उसको सिखा दिया कि भैया अगर सामने कैमरे में तुम्हें कोई गाड़ी दिख रही है और कितनी दूरी पर है तो और ब्रेक मार लो, पीछे से कोई कार आ रही है तो राइट मत लेना, अगर रेड लाइट है तो रुक जाना। तो ये सारी चीजें हम एक कंप्यूटर को सिखा सकते हैं और वो हमारी गाड़ी चला सकता है। ठीक है, फिर आ गया इनहेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे अब ड्राइवर का एक्सपीरियंस क्या है, अगर मान लो वो उसको नींद की झपकी आ रही है तो उसको जगा देंगे, और अगर वो लॉन्ग ड्राइव पर है तो उसको सजेस्ट कर देंगे कि भाई ये वाले गाने सुन लो। या फिर सीट, लोग तो इंडिया में है तो बहुत गरीबी है यहाँ पे, यहाँ उसकी हाई एंड कारें आती नहीं है, बहुत अमीर लोग चलाते हैं। तो लेकिन अब कारों में पर्सनलाइज सिस्टम्स आ गए हैं कि भाई आपके पीठ के, आपकी हाइट के, वेट के हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सीट में क्या प्रेशर रहना है, रूम में क्या एम्बियंट टेम्परेचर वगैरह रहना है,
हाँ हाँ, ये भी एक स्कोप है, ये तो एक केस स्टडी हो सकती है कि इंडिया में टेस्ला कार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या तो खड़ी ही रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इंडिया की कंडीशन वर्ल्ड के बहुत सारे देशों से बहुत ही डिफरेंट है। इतनी ज़्यादा भीड़ होना, इतने ज़्यादा लोग होना, जगह है नहीं। लेट्स सी, लेकिन अभी जहाँ पर चल सकती है वहाँ चल रही हैं। ट्रक्स वगैरह आ गए हैं, सेल्फ ड्राइविंग ड्रोन्स आ गए हैं, उड़ रहे हैं अपने आप, कोई आदमी नहीं है उसमें। ठीक है, कार मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया कि भाई जैसे एक फैक्ट्री है वैसी एक कार भी है, बहुत सारे सिस्टम है, कब कौन सा क्या हालात है, क्या चल रहा है, कब इंजन गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या टेम्परेचर है, फ्यूल कितना है, वही सब। एनहेंस सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, ऑफ कोर्स अब इतनी ज़्यादा स्मार्ट गाड़ियाँ होंगी तो सेफ्टी को भी एनहेंस कर देंगे। फाइनेंस वाली चीज़ें हम देखिए, कस्टमर सेगमेंटेशन डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कि भाई कब कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस में लगाना है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कि मतलब जैसे एक इंसान, लोग ट्रेडिंग शेयर मार्केट देखा होगा ना सबने, वो स्कैम 1992 देखी होगी कि पैसे लगाने हैं, वो फिर कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, लोग शेयर खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, तुमको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बेच देना है। तो ये सब भी एक एल्गोरिथमिकली एक प्रोग्राम कर सकता है पिछला डेटा देख के, राइट। फिर हो गया रिस्क एनालिटिक्स, हो गया जो हमने डिस्कस किया था कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। कंप्यूटर विजन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। अब तो सब्जेक्ट ही हो गया है ये, कंप्यूटर विजन, कि कैसे कंप्यूटर को हम दिखाएं कि वो कैसे सिखाएं कि वो देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इन जनरल जो क्या कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, राइट। तो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। हम स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, सारी चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो दे कैन बी स्मार्ट। कि आप घर पे आप जल्दी जल्दी में आ गए कॉलेज, लाइट सारी ऑन है, फोन में खाली क्लिक किया, लाइट सारी बंद हो गई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरल टर्म कि आप कोई भी नॉन लिविंग चीज़ को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जैसे कि आप पोकेमॉन गो गेम खेलते हो ना, कि अगल बगल में रियल वर्ल्ड दिखता है कैमरे में और उसके ऊपर पोकेमॉन दिखते हैं वर्चुअल, नॉट रियल कैरेक्टर्स, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। कि रियल चीज के ऊपर आपने एक नॉन लिविंग चीज को या नॉन रियल चीज को पोस्ट कर दिया। ठीक है, ग्राफ एनालिटिक्स, ग्राफ एनालिटिक्स बोले तो कि आप डेटा विजुअलाइजेशन में आ गए, कि आपको मैंने एक एक्सेल शीट दी, उसमें 1000 रो हैं और 500 कॉलम है, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छे अच्छे ग्राफ और प्लॉट बना के दूंगा तो आप एक बार में देख के बता दो कि हाँ भाई ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, उस टाइप से, राइट। एजाइल डेटा साइंस मतलब, एजाइल डेटा साइंस मतलब कि जैसे आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसके आप डायरेक्ट टच में हो, आपने आज सुबह कुछ काम किया, शाम को वो मार्केट में चला गया, उसका जो भी रिपरकशन आया, रिजल्ट आया, वो आपको मिल गया, तो कल आपने कुछ चेंजेस कर दिए। हाइपर पर्सनलाइजेशन, आपका यूट्यूब, मेरा यूट्यूब, श्याम जी का यूट्यूब, कृष्णा जी का यूट्यूब, सबका यूट्यूब अलग अलग होगा। है तो यूट्यूब एक ही वेबसाइट, बट इंडिविजुअली सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड है हमारे वीडियोस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, मशीन इंटेलिजेंस कि भाई एक मशीन को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाए, राइट। बिहेवियर एनालिटिक्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फेसबुक में, ट्विटर में और कोरा में अगर आप करते हो तो, स्नैपचैट में, व्हाट्सएप में, कि बिहेवियर कैसा है उसको एनालाइज करना। ठीक है, आप हमेशा सारे जो आप हमेशा फनी वीडियोस देखते हो और वो शेयर करते हो और हंसते हो, तो ठीक है कि भाई हाँ ठीक है, सही है, लाइट बंदा है या फिर हंसी मजाक करता है। फिर आप या फिर पूरा एकदम कि भाई मंदिर यहीं बनेगा और मैं यही पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहे हो, कि नहीं 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 यही उस टाइप के कंटेंट शेयर करोगे तो आपको उस तरीके से देखा जाएगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा सपोर्टर हो हिंदुइज्म के और या फिर बीजेपी के, और बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर देते हो। ठीक है, या फिर आप क्रिकेट फैन हो एकदम, तो उस क्या बिहेवियर है आपका, तो उससे हम बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई एक बंदा जो है ये बहुत बड़ा भक्त है, कि पूजा पाठी है, तो उसके घर घर आप टीका लगा के जाओ, मंदिर का प्रसाद लेके जाओ, तो आपसे मुझसे बोलो कि भैया हमारा एक मंदिर है, उसके लिए हमें 100 रुपये चाहिए, तो आप वो दे देगा, बजाय इसके कि आप सीधे पहुंच जाओ कि हाँ 100 रुपये दो। समझ रहे हो, अगर आपको पहले से पता है कि वो बंदा किस चीज तरफ इंक्लाइंड है कोई इंसान, तो आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो ना। तो वही सारी कंपनियां यूज करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जर्नी साइंसेज हो गया, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, उसमें आपको जो पूरे वीआर, फेसबुक में 360 डिग्री व्यू वाली चीजें देखिए ना, कि पूरा आप चारों तरफ से देख पाओगे अपने फोन में ही कि क्या कैसे दिख रहा है, बेस्ड अपने फोन का गायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर यूज करके। एक एक्सपीरियंस इकोनॉमी, मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी बनाना, ऐसा बिजनेस बनाना जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा ना, अब टेक्निकल होके होते जाते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, डेटा साइंस का प्रोसेस कैसा दिखता है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस का प्रोसेस में पहले आ गया डिफाइन बिजनेस रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज कि करना क्या है, क्या चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल मानते हैं कि भैया हमें आप अपने कॉलेज के लिए एक वो एनालाइज करना है कि बच्चों की हाइट और वेट और मार्क्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, 3 कॉलम हो गए।
ये हमारा है कि भैया हाइट और वेट और उसके मार्क्स, क्या कोई हमने नॉर्मल सोचा कि हाइट, हमारा क्वेश्चन ये है कि बच्चों के खेल कूद और उनकी हेल्थ का कोई कनेक्शन है मार्क्स से या नहीं है हमारे कॉलेज में, ठीक है। तो हमने अब खेल कूद और मार्क्स का मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर जो बच्चा खेलता कूदता है, डाइट उसकी सही है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी हाइट और उसकी वेट से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं, और उसके मार्क्स से ये पता लगा सकते हैं कि भैया उसके अच्छे हैं कि बुरे मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 पैरामीटर बना लिए कि हाइट वेट के बेसिस पे हमें ये बताना है और मार्क्स के बेसिस पे कुछ एनालिसिस करना है कि क्या जो लोग बच्चे हेल्दी रहते हैं, जिनकी हाइट भी ठीक ठाक है और वेट भी ठीक ठाक है, वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, या फिर जिनकी हाइट कम है वेट ज्यादा है वो कम मार्क्स लाते हैं, या फिर जिनका वेट ज्यादा है वो हमेशा बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हमें स्टडी करना है, एनालाइज करना है कि क्या इफेक्ट है हाइट और वेट का मार्क्स पर, राइट। तो हमारी ये प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट हो गई। ये तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, गूगल के लिए काम कर रहे हो, मान लो आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, आधार के डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो उसमें अलग रिक्वायरमेंट होगी। आप मिनिस्टर्स के लोगों के साथ बैठोगे, आईएएस के साथ बैठोगे और डिस्कस करोगे कि एक लंबा सा डॉक्यूमेंट बन के आएगा पूरा 5 10 20 50 पेज का, ठीक है। उसके बाद कि भाई क्या क्या हमारे एजेंडे हैं, क्या क्या हमें काम करना है, फिर हमें करना होगा डेटा कलेक्शन। जैसे हमारा यही एग्जांपल लेते हैं कि हाइट वेट और मार्क्स है, तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया भाई, अपनी क्लास का कर लिया, सारे सेक्शन का कर लिया, फिर सारी क्लासेस का हमने कलेक्शन कर लिया, हमारा डेटा कलेक्शन हो गया कि भाई हाइट क्या है, वेट क्या है, मार्क्स क्या है, चाहे तो नाम भी नोट कर लेना हर बच्चे का रोल नंबर वाइज, ये हो गया। फिर डेटा क्लीनिंग करेंगे। अब आप या तो सिंपल तरीका कि आप खुद इंडिविजुअली अब रजिस्टर लेके हाथ से जाके लिखो हर एक क्लास में और उसके हाइट वेट ऑफ और मार्क्स लिखो, या दूसरा तरीका है कि आपने हर क्लास के सीआर को या मॉनिटर को बोल दिया कि भाई पूरी क्लास के हाइट वेट और मार्क्स मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अब किसी ने अपने हाथ से लिख के तुम्हें व्हाट्सएप करे, किसी ने एक्सेल शीट बना के व्हाट्सएप किया, किसी ने वेट में लिखा 20 या 52, किसी ने लिखा SIXT Y60, किसी ने नंबर में लिखा, किसी ने वर्ड्स में लिखा। तो ये सारा डेटा आपको क्लीन करना पड़ेगा कि जो हाथ से आपको, क्योंकि देखो एनालाइज करना है तो एक्सेल शीट चाहिए, कहीं कंप्यूटराइज फॉर्म में चाहिए, तो पूरा जो हैंड रिटन है उसे एक्सेल में बनाओ। जो जिसने वर्ड ये वाले हाइट और वेट वाले कॉलम में नंबर लिखे, वो लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो चेंज करो। किसी ने हाइट फीट में बताइए, किसी ने सेंटीमीटर में बताइए, किसी ने मीटर में बताइए, सारी हाइट सेम सेम में लिखो, ठीक है। तो ये सब पार्ट आ गया डेटा क्लीनिंग का। हाँ हाँ हाँ, ये भी यस, फिलिंग एनी टपल और ट्रिमिंग एवरी टपल, यस ये सही बताया कृष्णा ने कि कोई डेटा मिसिंग है, किसी बंदे का खाली मार्क्स आया, हाइट और वेट नहीं आया, तो उसको या तो हटा दो या हाइट और वेट आपको भरना पड़ेगा। हाइट आया, मार्क्स आया, वेट नहीं आया, तो आपको वेट भरना पड़ेगा, कहीं उल्टा सीधे हैंडराइटिंग लिख दी समझ नहीं आ रहा, तो ये सब आपको डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा। ये एक जनरल, एक प्रॉपर स्टेप है डेटा साइंस प्रोसेस का, ठीक है। जो अपन अब ये देखो, डेटा कलेक्शन तो ऑफ कोर्स हमको जहां से करना होगा वैसे करना होगा, बट ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली अपने कोर्स में कैसे करते हैं, क्या क्या लाइब्रेरीज यूज करते हैं, ठीक है। डेटा एक्सप्लोरेशन एनालिसिस, फिर डेटा को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ये हमारे पास 1000 बच्चों की हाइट वेट मार्क्स आ गए, देखते हैं कैसा है कि हाइट का मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। जैसे पहले मैंने ये देखो इन्हें ग्राफ बनाया, यहाँ पे सारे बच्चों की हाइट प्लॉट कर दी, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये क्लास वाइज हमने हाइट प्लॉट करी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम स्कूल मान लेते हैं, 6 7 8 9 12, तो यहाँ की हाइट ज़्यादा होगी, तो मान लो ये ऐसे है कि भाई यहाँ जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है बच्चों की हाइट बढ़ रही है ना। या फिर कुछ ऐसा समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चे हैं, ये बड़ी क्लास में फिर भी इनकी हाइट छोटी है, तो ये हमने एक्सप्लोर किया कि कैसा दिख रहा है, कि मेरा डेटा कैसा दिखता है, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और एनालाइज करते हैं कि हाँ यार कि मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट बंदा पूरे स्कूल का ये है 6.5 फुट वाला, सबसे छोटा बंदा ये है जिसकी हाइट सिर्फ 4 ही फुट है, ठीक है। या हर क्लास वाइज देखते हैं कि भाई इस क्लास में हाईएस्ट कौन सा, लोएस्ट कौन सा है, बस एनालाइज जनरल। फिर हम डेटा की मॉडलिंग करते हैं कि भाई क्या इस डेटा को मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह से देख सकता हूँ, कि अगर कोई मुझे कि मैंने फॉर्मूला बना दिया कि भाई मार्क्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वेट प्लस 2 टाइम्स द हाइट, ऐसे करके, ऐसा कोई फॉर्मूले की फॉर्म में मैं ला सकता हूँ क्या, कि भाई तो फिर क्लियर है, मैं सीधे वेट यहाँ डालूंगा, हाइट यहाँ डालूंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला, कोई ऐसा पैटर्न में निकाल सकता हूँ, उसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। फिर लास्ट में आता डेटा वैलिडेशन, कि मैंने ये मॉडल मॉडल बनाया है, ये मेरा मॉडल है मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसमें जो नए बच्चे आएंगे, अगला जो बैच आएगा, क्या उसमें ये फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं जाऊंगा डिप्लॉयमेंट, तो मैं जाके बोलूंगा कॉलेज के प्रिंसिपल को, सर ये बनाओ, ये मॉडल बनाया है मैंने, हाइट और वेट का ये इफेक्ट होता है मार्क्स पे, इस फॉर्मूले से आप किसी भी बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से उसके मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स निकाल सकते हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, और इसको आप डिप्लॉय कर दो, मतलब आप इसको सिस्टम में डाल दो कि लोग यूज कर पाए। ये एक जनरल प्रोसेस होता है डेटा साइंस का। इसमें सारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो सब हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन। आप मशीन लर्निंग यूज होती है डेटा मॉडलिंग में, तो यहाँ पे हम काफी सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। ठीक है, अब डेटा साइंस के देखो कंपोनेंट्स क्या आ गए, मतलब स्टेप समझ लो कि, या फिर क्या क्या मेन टॉपिक्स या क्या क्या टर्म्स और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये तो स्टेप्स हो गए कि ये प्रोसीजर, अब ये करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भैया कि आपको जो भी करना है वो कंप्यूटर में करना है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, वो पेन कॉपी में नहीं करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, सी, पाइथन, आर। जैसे मैं फोकस करूंगा पाइथन पे, ठीक है, तो आपको पाइथन आना चाहिए। दूसरा, आपको डेटा एक्सट्रैक्शन आना चाहिए और प्रोसेसिंग आनी चाहिए कि भाई डेटा से कैसे खेलते हैं, कि डेटा आपको कहीं से कहीं एक्सेल शीट में कोई डेटा है या कोई इमेज, कोई एक्सेल शीट में डेटा है, उस डेटा को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कॉपी पेस्ट भेजना। मान लो कुछ आपने रिपोर्ट बनाई, उसको आपको पीडीएफ में लिखना है, कैसे लिखोगे, तो ये सब आपको खेलना आना चाहिए। फिर डेटा रैंगलिंग आनी चाहिए, डेटा रैंगलिंग एंड एक्सप्लोरेशन। डेटा रैंगलिंग मतलब कि आपका कुछ डेटा है कि एक टेबल से, मतलब एक रजिस्टर में हाइट लिखी है, एक रजिस्टर में आपका वेट लिखा है, एक रजिस्टर में मार्क्स लिखे हैं, आपको तीनों को मिला के एक टेबल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? या तो आप तीनों को नया लिखो, या एक उसको फाड़ फाड़ के साइड में चिपकाओ, एक के आगे एक। ठीक है, तो उसको डिजिटली कैसे करेंगे, कंप्यूटर में कैसे करेंगे? ठीक है, एक टेबल को यहाँ से वहां ले जाना, एक रो ऐड करना, कुछ डिलीट करना, कुछ नई रो बनाना। फिर मशीन लर्निंग के आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, मशीन लर्निंग के आपको मेथडोलॉजी, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए कि भाई कौन सी एल्गोरिथम लगाऊंगा तो मेरा मैटर सॉल्व होगा या नहीं होगा। फिर डीप लर्निंग आ गया, मतलब मशीन लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में अलग अलग बहुत सारे वो होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, और वो सारी हमारी जो भी हम सोचते विचारते हैं वो सारे हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, उससे हम कुछ डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से आप सेम अगर उस बिहेवियर को मिमिक करते हो, जिसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, और वो बहुत ही डीप एकदम एग्जैक्टली एक इंसान के दिमाग की तरह बनाते हो, तो उसे बोलते हैं डीप लर्निंग, मतलब वो मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, राइट। वो भी हम यूज कर सकते हैं। फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स, मान लो हमारा डेटा एसबीआई का डेटा है, वो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर में खुलेगा ही नहीं, तो हमें एक बिग डेटा को भी हैंडल करना आना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या सीन है, कैसे उसको कैसे यूज करते हैं, बिग डेटा होता क्या है, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। फिर है डेटा विजुअलाइजेशन, सब कुछ एक्सेल शीट में नहीं कर सकते, हमें ग्राफ, कौन सा ग्राफ लगाएं, कौन सा प्लॉट लगाएं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, कि ऐसे करके डेटा दिखाएं, या फिर ये वाले प्लॉट में डेटा दिखाएं, या फिर कुछ अलग टाइप का ग्राफ बनाएं ऐसे ऐसे करके, कि जो हमें, क्योंकि हमें बताना है ना, किसी को समझाना है। अब सब लोग तो हमारी तरह स्मार्ट नहीं है ना, हमारी तरह इंजीनियर नहीं है, हमारी तरह प्रोग्रामर नहीं है। हमें समझाना है, स्कूल में प्रधानमंत्री को दिखाना है रिपोर्ट, आधार में देखो ये दिक्कतें हैं, या फिर ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो प्लॉट दिखाना होगा। और सबसे जरूरी है कि भैया हम जो भी काम कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे डेटा के साथ, तो डेटा को समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, मीन मीडियन मोड क्या होता है, फिर ये क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है, तो हमें स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। ये मेन डेटा साइंस के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो इन जनरल एक डेटा साइंटिस्ट के स्किल सेट ये होते हैं। मैं डेटा साइंटिस्ट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली एआई बोल के, मशीन लर्निंग बोल के जॉब मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो जो अब जॉब प्रोफाइल आता है वो डेटा साइंटिस्ट के नाम का आता है, और बहुत सारे और भी नाम होते हैं जिसमें यही सारे स्किल चाहिए होते हैं, जो मैं आपको आखिरी स्लाइड में दिखाऊंगा। तो आपको मैथ्स आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, और बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको हर जगह सब नंबर नहीं आने, आपको यहाँ पे रहना है कि आपको जितना जरूरी है उतना मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी आता है, उतनी मशीन लर्निंग भी आती है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की भी नॉलेज है, आप डेटा को भी एनालाइज कर लेते हो, आप एडवांस एनालिटिक्स भी कर लेते हो, और आपको डोमेन की भी नॉलेज है कि भाई डोमेन नॉलेज मतलब डेटा, हेल्थ केयर का डेटा है उस, या फिर आधार का डेटा है, या फिर आपके स्कूल का डेटा है, वो किस डोमेन का डेटा है, ठीक है, वो भी। तो आपको यहाँ पे रहना है। जब एक नॉर्मली इंजीनियर लोग को क्या रहता है कि मैथमेटिक्स स्टडीज हमको आती है, अब आप कंप्यूटर साइंस के हो और नहीं भी हो तो हम पूरी प्रोग्रामिंग, पूरे कंप्यूटर साइंस पूरे कोर्स में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। मशीन लर्निंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट हो गया, तो अपन लोग केस स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी नॉर्मल सी चीज़ है। अब रोज जैसे आप जब रिचार्ज कराते हो कि भैया जियो का कौन सा प्लान रिचार्ज कराऊं, या मेरे पास इतने 100 रुपए हैं, मैं वो मतलब कौन सा वाला रिचार्ज कराना है, या फिर कैसे कहाँ कहाँ पैसे मैनेज करने हैं, उसमें जो आप एनालिटिक्स लगाते हो उतना ही दिमाग लगाना होता है कि भाई ये चीज़ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करें रिसोर्स मैनेज करते हुए। तो ये है हमारा जोन जहाँ पे अपने को काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको अब ये मेन दिखाता हूँ कि ये क्या है भाई, कि क्यों सीखें डेटा साइंस। सबसे पहली बात, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये है डेटा साइंस, साइंस की फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी।
सब हर जगह डेटा बह रहा है, हर जगह हर एक कंपनी अब डेटा साइंस की तरफ बढ़ रही है, डेटा को यूज करके अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहती है। हर चीज जो भी कोई बेच रहा है कुछ सामान, उसको डेटा चाहिए ही चाहिए। अब प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ज्यादा डिमांड है डेटा साइंटिस्ट की, लेकिन डेटा साइंटिस्ट है नहीं मौजूद, सप्लाई कम है। ठीक है, और एक ल्यूक्रेटिव करियर है। आपको कहीं भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जॉब ऑफर कितने कितने मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे है पोजीशंस। ठीक है, बहुत ही आराम से पैकेज स्टार्टिंग आपको 6 लाख 8 लाख डिपेंडिंग ऑन योर योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट, आराम से नौकरियां मिलेंगी, खूब सारी मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, और डेटा साइंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। मतलब आपको एक वो भी लगेगा कि भैया कुछ भी रैंडम काम नहीं कर रहे हो, कुछ जरूरी काम करो। जैसे अमेजोन में काम करोगे तो किसी कस्टमर का डेटा एनालाइज करोगे तो लगेगा कि हाँ भैया कुछ मैं काम कर रहा हूँ, कि जो कि किसी को इफेक्ट करेगा। ऐसा ही नहीं कि बस रिपोर्ट वाला सीन, कि रिपोर्ट बना रहे हो जिससे कोई मतलब नहीं कि नंबर क्या है। हर चीज का एक मीनिंगफुल काम रहेगा। ठीक है, और इट इट इज द फ्यूचर, लाइक फॉर अगले 25-30 साल तक तो भाई ये कहीं नहीं जाने वाला डेटा साइंस, क्योंकि डेटा हम लोग और बढ़ाते ही रहेंगे, कम तो होगा नहीं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी ही करेगी, तो ये काम रहने वाला है जोन में। ठीक है, अब आता है कि पाइथन क्यों सीखें। सबसे पहले कि वो डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक का मतलब है कि सेम चीज के कई सारे मतलब हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ स्कूल में जाऊंगा साइकिल से, तो आप समझ गए कि साइकिल, चलाने वाली साइकिल। और फिर मैं बात करता हूँ कि भाई यार एग्जाम दो, फेल हो, एग्जाम दो फेल हो, ये एक साइकिल बन चुका है। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो साइकिल की कोई चीज रिपीट हो रही है। समझ रहे हो ना? तो वो सेम ऐसा ही पाइथन भी स्मार्ट है, कि आप जिस कंटेक्स्ट में लिखोगे वो वैसे समझ जाएगा। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब कि जैसे हम और आप जब बात करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये चीज वैसी है, वो चीज वैसी है, हम ये चीज बोल के किसी भी चीज को एड्रेस कर सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में यूज होता है, कि कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट होता है। कि कुछ भी मैंने कोई भी कोड मैं लिख रहा हूँ, कोई भी पार्ट है कोडिंग का, या थोड़ा सा तो मतलब यार ऑफ कोर्स अब ये पढ़ा के मैं समझा पाऊंगा। ऑब्जेक्ट मतलब आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। जैसे आपने एक फोन बनाया, एक प्रोग्राम लिखा कि फोन का, कि फोन में जब मैं क्लिक करूँ तो एसएमएस सेंड हो जाए, क्लिक करूँ तो एक्सेप्ट हो जाए, तो अपने फोन को एक एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा वो। फिर हो गए मॉड्यूलर है, मतलब इसमें अब बहुत सारा कुछ सेटअप नहीं चाहिए होता, कि आप छोटा सा भी प्रोग्राम लिखोगे उसको डायरेक्टली चला सकते हो, उसको आगे पीछे ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो आप जरूर ही आनी चाहिए? मैं तो बोलूंगा श्याम जी गुप्ता, पाइथन मुझे लगता है एक ऐसी लैंग्वेज है जो जरूर ही आनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो चाहे नहीं हो, लेकिन पाइथन तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आप पाइथन में कुछ भी कर सकते हो। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। फोर्थ क्या है? एक्टिव एंड सपोर्टिव कम्युनिटी। आपको कुछ भी नहीं काम आप पाइथन में कर रहे हो, कहीं पे आप फंसोगे, आप गूगल पे लिखो हाउ टू डू दिस इन पाइथन, आपको 50 आंसर मिल जाएंगे, और उसमें से एक दो तीन काम भी कर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत ही एक्टिव और सपोर्टिव कम्युनिटी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाइथन के लिए आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ता यूज करने के लिए। इट इज यूज फॉर स्क्रेपिंग, मतलब आप जैसे कि वेब स्क्रेपिंग होती है आपको, कि वेब फेसबुक से डेटा निकालना है या यूट्यूब से डेटा निकालना है, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है कि सपोर्ट करता है मैथ और एआई को, मतलब इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं फ्रीली अवेलेबल, जिसको मैं मैथमेटिक्स का वाला काम करने के लिए और एआई वाला काम करने के लिए यूज कर सकता हूँ। एआई एल्गोरिदम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और भी फीचर है कि भैया ये इजी है, एक्सप्रेसिव है, मतलब कि आप पाइथन का कोड पढ़ोगे तो लगेगा कि इंग्लिश लिखी है। वाई पीपल रेफर आर प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस स्पेसिफिकली। बेसिकली आर क्या है कि आर जो लैंग्वेज है वो सिर्फ डेटा साइंस के लिए ही यूज होती है, और कहीं भी यूज नहीं होती। जो काम आप आर में कर सकते हो वही सेम काम आप पाइथन में कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं पाइथन के जो आप आर में नहीं कर सकते हो, तो आप चाहे आर सीखो चाहे पाइथन सीख लो। ठीक है, फॉर डेटा साइंस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। लेकिन आप पाइथन को कहीं और भी यूज कर सकते हो, तो आर को नहीं कर सकते। मान लो आपने आर में डेटा साइंस का काम सॉल्व कर लिया, अभी आपका मन हुआ कि यार एक छोटा सा ऐप बनाता हूं मैं अपनी कंपनी के लिए। मान लो आप कंपनी शुरू कर रहे हो, तो आप आर में नहीं बना पाओगे, मगर पाइथन में आप वो कर लोगे, क्योंकि पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किसी भी काम के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, तो काफी मैथमेटिकल बैकग्राउंड इनका होता है। जो लोग स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो ही मेनली आर यूज करते हैं, और पाइथन सब लोग यूज करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस वाले हैं चाहे वो नहीं है, ईसी वाले हैं, बीसीए वाले हैं, चाहे वो वेबसाइट बनाते हैं चाहे वो एप्स बनाते हैं, वो लोग सब लोग पाइथन सब लोग यूज करते हैं। आर स्पेसिफिकली फॉर प्रोग्रामिंग ही होती है, मतलब फॉर प्रोग्रामिंग नहीं, फॉर डेटा साइंस, फॉर डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना? जैसे कि अब आपको बाइक चलानी आती है तो आप कोई भी बाइक चला लोगे ना।
ठीक है। उसी तरीके से है कि वो पाइथन हो गया। और आर का हिसाब किताब क्या है कि एकदम कोई स्पेसिफिक ही बाइक है। पुरानी एक एनफील्ड आती थी जिसमें राइट साइड में गियर होते थे, लेफ्ट साइड में ब्रेक होते थे, तो आपको वो चलानी आती तो फिर आपको कुछ और चलाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरह की चीज है कि भाई आर का मतलब ये है कि हाँ आपको हॉर्स राइडिंग आती है बहुत तगड़ी, लेकिन आप ना बाइक चला पाते हो ना कार चला पाते हो। वी कैन यूज रेडी टू यूज डेटा मॉडल्स मेड इन आर इन ऐप सर। डेटी तो रेडी टू यूज डेटा मॉडल्स तो आप कहीं से भी लेके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उसमें मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है। इन ऐप डेटा मॉडल्स आप 10 मिनट में खत्म होने वाली मीटिंग है, मुझे लगता है उससे पहले हमारा प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाएगा। वो आप किसी चीज़ में भी कर सकते हो। कितनी कोडिंग की जाती होगी बनाने में, एंड पाइथन एक लिमिटेबल है और लिमिटलेस है। अच्छा, कितनी कोडिंग करी जाती है डिपेंड करेगा कि भैया वो कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या काम करना है। बहुत सिंपल सा काम करना है तो जल्दी से काम बन जाएगा कम कोडिंग में। और पाइथन मुझे लगता है लिमिटलेस है, अभी तक तो कोई लिमिट नहीं है पाइथन की, आप जो भी सोचो वो कर सकते हो। एंड सर फिर हम आर से ही नहीं कर सकते अच्छे से एज कम्पेयर टू पाइथन बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न एआई। मैं तो बोलूँगा यार अगर आर सीख ली है, आती है तो आर में करते रहो, लेकिन भाई पाइथन सीख लो तो बेटर रहेगा। क्योंकि पाइथन मैं दोनों ही सिखाता हूँ। मुझे आर भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आर सीखने में तो, मगर मैं जनरली जो कंपनी से प्रेफर किया जा रहा है और जो चल रहा है अभी एज अ फ्रेशर आप लोगों के लिए मैं बताऊँ तो पाइथन विल बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि पाइथन में आप बाकी काम भी कर सकते हो, जनरल चीज़ है वही ना। आर इज लाइक हॉर्स राइडिंग, आपको रेस करना है, कहीं भी जल्दी पहुंचना है तो आर पहुंचा देगी, पाइथन भी पहुंचा देगी। मगर पाइथन बाइक जैसा, कोई भी बाइक आप चला पाओगे। मगर हॉर्स राइडिंग आई है तो उसका मतलब ये नहीं तो आप खाली घोड़ा ही चला पाओगे, आप बाइक नहीं चला पाओगे। R has no future scope, sir. R has no future scope. Future scope as in which industry? कृष्णा जी बिल्कुल आर का भी पूरा स्कोप है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, लेकिन डेटा साइंस के फील्ड में जहाँ पे वो यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको बहुत सारे लोग जो मेडिकल हेल्थ केयर वाले हैं उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, सैप और सैस वाले बंदे। मेरा एक फ्रेंड है जो आर पे ही काम करता है, काफ़ी अच्छा। मुझे तो यही कहना, तो मैं पाइथन ही लूंगा। ठीक है, इन डेटा साइंस इंडस्ट्री, डेटा साइंस इंडस्ट्री में तो दोनों का ही पूरा स्कोप है, आर का भी और पाइथन का भी। मतलब एनीवे मतलब आगे चल के अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हो इसमें और इसी में करियर बनाते हो तो आपको एनी हाउ दोनों चीज़ें ही आनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। अब जैसे आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, वो आर पे बनी है तो आपको आर आना चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन पाइथन में बनी तो आपको पाइथन आना चाहिए। अब कुल मिला के बात है, आपको अगर कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज आप सीख लोगे। जैसा पाइथन सीखते हो तो आप किसी और लैंग्वेज में भी स्विच कर जाओगे बिना ज़्यादा लोड लिए, बिना ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन आर क्या है कि वो स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स के लिए है, वो कोई ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, जनरल लैंग्वेज नहीं है। पाइथन क्योंकि एक जेनरिक लैंग्वेज है तो पाइथन आपने सीख ली तो आप सी भी सीख लो, सी प्लस कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च व्हाट शुड आई ऑप्ट? मैं समझा नहीं आ रहा क्वेश्चन, मतलब कि क्या ऑप्ट क्या करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आपको प्रोजेक्ट कौन सा ऑप्ट करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ऑप्ट करना है, या कौन सी लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी है? विच लैंग्वेज? तो पाइथन आपको ऑप्ट करनी होगी जितना मुझे पता है। जैसे मेरे लैब में काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो वो लोग पाइथन में ही करते हैं। वैसे इन जनरल आपको जो भी कुछ करना पड़ेगा उसकी सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरी सभी की अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अब ये फटाफट बताता हूँ कि भाई ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, पाइथन इज फ्री, कुछ डाउनलोड कुछ भी यूज करना है, कुछ पैसा नहीं लगना। ठीक है, इट इज हाई लेवल, मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं उस टाइप में लिखना पड़ता है। तो ये कोई वैसा नहीं है जैसे सी में वो करना होता है ना यार, ये इंक्लूड दिस इन दैट, और फिर मतलब वैसा लैंग्वेज होता है थोड़ा सा जो समझ में नहीं आता। ये पूरा इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल है मतलब कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग चीज़ों के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, नॉट जस्ट कि भाई एक जगह लिखा वो कहीं और यूज़ नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मैंने बताया था, एक्सटेंसिबल है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऐड करके। जैसे मान लो आपने एआई का एक प्रोग्राम लिखा है डेटा साइंस का, उसमें आपको प्लॉट्स बनाने हैं तो अब एक दूसरे लाइब्रेरी यूज़ कर ली कि आप इंटरेक्टिव ग्राफ बना पाओ, कि आप कर्सर लेके गए तो ग्राफ बड़ा छोटा हो गया। फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं एक वो बना दूं, वेब पेज बना दूं इसका, तो आप उसमें एक्सटेंड करके उस चीज़ को एक वेब पेज बना सकते हो। उस चीज़ को मैं कंप्यूटर विजन डाल दो कि भाई वेब कैम ओपन होगा तो उसमें बंदे का चेहरा दिखेगा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आएगा। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। इट इज़ एम्बेडेबल। एम्बेडेबल मतलब कि छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे आर्डिनो हो गया और नोड एमसीयू हो गया, इन सब में भी आप पाइथन लिख के डाल सकते हो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। तो जैसे कि आपको एलईडी लाइट्स अपनी बनानी है घर में, जब भी आप घुसो तो खूब जोर जोर से वो लाइट अप हो जाए, जब रात का टाइम आए तो वो एकदम डिम सी हो जाए अपने आप, तो ये प्रोग्राम लिख के आप अपनी एलईडी लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। इंटरप्रेटेड है, मतलब कि जो भी आप लिखते हो डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है। ठीक है,
बाय द कंप्यूटर। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब कि इसकी जो लाइब्रेरी होती है जहाँ से मतलब हम लोग रेफरेंस का कोड लेते हैं वो बहुत बड़ी है, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी सॉल्व है प्रॉब्लम, हमें खुद से हर चीज़ की प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं, हम खाली लाइब्रेरी यूज करेंगे और अपना काम चलाएंगे। और GUI प्रोग्रामिंग है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली प्रोग्रामिंग है, मतलब आप खाली देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। और डायनेमिकली टाइप्ड है, जो हमने डिस्कस किया था कि इट इज कंटेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, अब आते हैं आर के ऊपर। अब आर क्या, एडवांस एनालिटिक्स के लिए यूज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जैसे पाइथन होती है, हाई एंड ग्राफिक्स। ठीक है, हाई लैंग ये गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए, हाई एंड ग्राफिक्स, मतलब आप इसे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स भी प्लॉट कर सकते हो। ये डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज की जाती है, इसकी भी कम्युनिटी बहुत लार्ज है, प्रोडक्टिविटी के लिए हिसाब से ये सही है। ठीक है, और ये भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है और ये भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो दोनों का मैंने बता दिया हिसाब से सब क्या है। ठीक है, इंडिया में जो स्कोप है डेटा साइंस का वो ये है कि इंडिया इन द बिग डेटा एनालिटिक्स मार्केटिंग मार्केट इज वर्थ 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब हो गया 200 करोड़, नहीं 2000 करोड़। 2000 करोड़ का मार्केट है भैया इंडिया में। 2022 मतलब कि अगले साल तक की ये 2 से बढ़ के 16,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। और इंडिया जो कि है वो बनने वाला है वर्ल्ड का टॉप 3 डेस्टिनेशंस इन वर्ल्ड फॉर बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। ठीक है, ये नेस्कॉम का डेटा है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। नेस्कॉम बोले तो जो पूरी एक कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड इंडिया की सारी कंपनीज का रिकॉर्ड रखती है। सर आर वी गोइंग टू स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इन दिस कोर्स और बोथ? तो बेसिकली ये कोर्स आपको पाइथन सिखाएगा स्टार्टिंग से, बेसिक से एकदम कि भाई पाइथन में कैसे क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। फिर आपको सिखाएगा डेटा एनालिसिस, लाइब्रेरीज की आप डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेल में जो भी आप काम करते हो वो पाइथन में कैसे करोगे। फिर आपको सिखाएगा डेटा विजुअलाइजेशन, कि डेटा को कैसे ग्राफ, अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे बना सकते हैं डेटा के। फिर आपको सिखाएगा मशीन लर्निंग लास्ट में, कि भैया आपको किसी में मशीन लर्निंग की क्या डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगानी है तो कैसे लगाएंगे ये। और फिर आपको पढ़ाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कंप्लीट एंड टू एंड आप डेटा साइंस के इस कोर्स में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखोगे, डेटा साइंस भी सीखोगे, पाइथन भी सीखोगे, मैथ्स भी सीखोगे, प्रोबेबिलिटी भी सीखोगे। पूरा कंप्लीट कोर्स है भैया। ठीक है, फिर देखो ये है कि अब बताता हूँ कि डेटा साइंस के जॉब टाइटल अगर आप अभी सर्च करोगे जाके, तो नहीं है 3 मिनट, लेकिन अगर आप ये Naukri.com, लिंक्डइन में जाके, टाइम में जाके और या फिर मॉन्स्टर जॉब में जाके कहीं पे सर्च करोगे तो ये सारे टाइटल्स आपके लिए हैं। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा एग्जीक्यूटिव, डेटा इंजीनियर, डेटा मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर, मार्केटिंग एनालिस्ट। ये सारी जॉब प्रोफाइल्स की डिमांड यही होती है कि पाइथन आना चाहिए, डेटा एनालिसिस आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, और इनको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। ये देखो भैया 2015 में ये जॉब पोस्टिंग थी और 2020 में ये ज्यादा बढ़ के इतनी हो गई। ठीक है, और सैलरी है ये डॉलर्स में बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पे है ये, तो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत ही ज्यादा हैवी डिमांड है। ठीक है, तो ये अभी मेरा यहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप फटाफट पूछ सकते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। ठीक है, तो कोर्स में मैं 1 सेकंड रुको, मैं फटाफट से वो शेयर कर देता हूँ कि अपन कोर्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वो आई गेस आप लोगों ने शेयर कर ही दिया होगा। आप बना सकते हैं बाय पाइथन? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सर आर वी गोइंग टू स्टडी आर्टिफिशियल कोर्स और बोथ? हाँ, तो ये कोई 1 मिनट रुको, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। कम समय बचा है, 1 मिनट बचा है। हाँ, आपको ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? तो मैं बताता हूँ कि आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि पहले अपन करेंगे एग्जाम्पल, कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे हम, जैसे एनाकोंडा यूज करेंगे और पाइथन की कहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखनी है अपने को। दूसरा है जुपिटर नोटबुक, फिर पाइथन का कोर्स करेंगे हम। फिर नमपाई लाइब्रेरी सीखेंगे,
फिर हम पांडास सीख, ठीक है। उसके बाद अपन डेटा विजुलाइजेशन सीखेंगे, मैटप्लॉटलिब सीखेंगे, फिर सीबॉर्न विजुलाइजेशन में सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे प्लॉटली, कफलिंग, क्लोरोप्लस मैप्स, फिर मशीन लर्निंग रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, ये सारी चीज़ें प्रिंस के मीन्स क्लस्टरिंग, एसवीएम, मतलब हर चीज़ सीखेंगे प्रैक्टिकली और उसके साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। मुझे लगता है मीटिंग खत्म होने वाली है किसी भी टाइम पे। क्वेश्चन क्या है आपका लास्ट? शाम व्हाट्सएप के साथ तो रिएक्ट से ही बन जाएगा। हाँ, यस, पाइथन इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही। रिएक्ट अलग प्लेटफॉर्म वो स्टेट मेकिंग के लिए। गाइस